हेलो दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे भारत की जलवायु एवं भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझने से पूर्व निम्न तथ्यों को समझ लेना आवश्यक है। पहला है ITCZ, इसको कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह जो है भूमध्य रेखा के पास दोनों गोलार्धों के व्यापारिक पवन के आपस में मिलने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। दोस्तों, इस अभिसरण के उत्तरी सीमा को NITC कहते हैं, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तथा इसके दक्षिणी सीमा को SIT के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इन दोनों के मध्य क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हवाएं जो है कि आकर के जमा होती है। इसी डोलड्रम में विषुवतीय पछुआ पवन चलती है। दोस्तों, फलोन महोदय के अनुसार यही विषुवतीय पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है और यह सूर्य के उत्तर और दक्षिणायन स्थिति के कारण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर की ओर जैसे सूर्य जाती है तो ये पछुआ पवन भी उसके साथ साथ चली जाती है, जबकि ये जब दक्षिण की ओर आती है तो इसके साथ साथ जो है कि ये हवाएं दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसी खिसकाव के कारण से, इस उत्तरी दक्षिणी खिसकाव के कारण से ही भारत में मानसून का आगमन और मानसून का हटना जारी रहता है। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैडली सेल के बारे में। तो दोस्तों, ग्लोब के दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच हवाओं के जो त्रिकोशीय प्रवाह को ही हैडली सेल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा आता है फेरल कोशिका। फेरल कोशिका यह क्या, ये भी दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री के मध्य हवाओं के त्रिकोशीय प्रवाह होता है और इसको फेरल महोदय ने दिया था, इसीलिए इसका नाम फेरल कोशिका कहा जाता है। ध्रुवीय कोशिका दोनों गोलार्धों में 60 से 90 डिग्री के बीच हवाओं के त्रिकोशीय प्रवाह को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। दोस्तों, एक बार आप पुनः इस मानचित्र को, यानी कि जो ग्राफ बनाया हुआ है, इसको फिर से देखिए और बात को समझिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं वाकर परिसंचरण के बारे में। इस परिसंचरण की खोज गिलबर्ट वाकर महोदय के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह भी एक पवन संचार की संवहनीय कोशिका ही है, जिसका निर्माण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्य सागरीय तट के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब पर्णवता यानी तापमान और जो है कि वायुदाब के विपरीत संबंधों के कारण होता है। यह जो है कि 2-3 वर्षों के अंतराल पर इस दाब पर्णवता, जिसे सामान्य दशा कहा जाता है, में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जब दाब पर्णवता पश्चिम से पूर्व हो जाती है, इस तरह दाब पर्णवता के एवं पवन संचार में उतार चढ़ाव होता रहता है और वाकर महोदय ने इसी को ही दक्षिणी दोलन नाम दिया। दोस्तों, वाकर परिसंचरण के सामान्य दशा के अंतर्गत जो है कि दक्षिणी अमेरिका का जो भाग देख रहे हैं, इसके पश्चिमी तटीय भाग पर वायु ऊपर से नीचे अवतलन एवं नीचे की जो ठंडी हवा है ऊपर आने लगती है, जिस कारण वायुदाब क्या होता है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण होता है तथा इसके पश्चिम में पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म सागरीय सतह के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस परिस्थिति में अमेरिका के पश्चिमी तट पर शुष्क रहता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। अक्टूबर-नवंबर में इस परिघटना में विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके निम्न 2 प्रमुख कारण हैं। पहला एल नीनो धारा और दूसरा है व्यापारिक हवाओं का मंद पड़ना। इन दोनों कारणों से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर LP यानी कि लो प्रेशर का निर्माण होता है। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? एल नीनो। इसे इंसो प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रभाव के कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर मूसलाधार वर्षा होती है तथा अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप
पूर्वी प्रशांत महासागर के ताहिती द्वीप एवं प्रशांत महासागर के डार्विन के बीच वायुदाब के उतार चढ़ाव की स्थिति के कारण होता है। दक्षिणी दोलन के ऋणात्मक मान से ही एल नीनो का विकास होता है, जो भारत में सूखा का कारण बनता है, जबकि धनात्मक मान में भारतीय मानसून सामान्य होती है और यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। इसमें एल नीनो प्लस मंद व्यापारिक पवन दोनों के मिलने से दक्षिणी दोलन का निर्माण हो रहा है। आई होप कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। यह हिंद महासागरीय डायपोल। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागरीय डायपोल कहते किसको हैं। तो गर्मी के दिनों में हिंद महासागर ये जल सतह पर दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हिंद महासागरीय डायपोल की संज्ञा दी जाती है। इसे ही भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागरीय डायपोल दो प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक डायपोल और दूसरा है नकारात्मक डायपोल। दोस्तों पहले जानते हैं सकारात्मक डायपोल के बारे में। सकारात्मक डायपोल की स्थिति में अरब सागरीय क्षेत्र में तापमान क्या होता है, अधिक होता है, जो भारतीय मानसून के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। जबकि नकारात्मक डायपोल की स्थिति में हिंद महासागर के पूर्वी भाग में तापमान की अधिकता होती है। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया का पश्चिमी क्षेत्र होता है, जो भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करती है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। चलिए हम लोग अब बात करते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय मानसून की उत्पत्ति के क्रम में निम्न 4 सिद्धांत का जिक्र किया गया है। पहला है तापीय सिद्धांत, दूसरा है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, तीसरा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत और चौथा है एल नीनो सिद्धांत। तो यही चारों सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को विस्तृत रूप से जानना है। तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों, है ना। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तापीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में सर्वाधिक योगदान ब्रिटिश विद्वानों का है। ब्रिटिश विद्वानों में एडमंड हेले, डडले स्टाम्प, बेकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मूल कारण तापीय है। दोस्तों जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ एक क्या बृहद वायुदाब का निर्माण होता है। और इस निम्न वायुदाब के कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी पवनें इस क्षेत्र में अनुपस्थित हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं तथा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। चूँकि ये पवनें एक लंबी समुद्री यात्रा कर भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है, अतः इनमें जलवाष्प से भरी होती है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें भारत में 2 शाखाओं में प्रवेश करती है। पहले भी बताएं, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा, और यही दोनों शाखाओं से भारत में मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्म काल के विपरीत जब शीतकाल में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो एशिया के स्थलीय भाग उस समय अधिक ठंडा हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है तथा दक्षिणी हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। फलतः हवाएं स्थल से क्या होती है, महासागरों की ओर चलने लगती है। चूँकि हवाएं स्थल से सागर की ओर चल रही होती है तथा इसमें आर्द्रता का अभाव होता है, लेकिन जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये दाहिनी ओर झुककर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। इसे मानसून को लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, या इसी को कहते हैं गति सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन महोदय के द्वारा किया गया है। फ्लोन महोदय के अनुसार मानसून विषुवतीय पछुआ पवन के सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण होता है। फ्लोन महोदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है
अतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। फलस्वरूप विषुवतीय पछुआ पवन का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है और दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। और यही दक्षिण पश्चिम मानसून भारत तथा अन्य निकटवर्ती देशों में यही पवन दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन के रूप में ले लेती है। फलोन ने स्पष्ट कहा है कि भारत में प्रवाहित होने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून पवन विषुवतीय पछुआ पवन है, न कि दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। दोस्तों, मानसून की उत्पत्ति के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन ईस्ट महोदय द्वारा किया गया है, जबकि भारतीय विद्वान पी कोटेश्वरम ने इस सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस परिकल्पना में बताया गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों की उत्पत्ति एक प्रमुख कारण तिब्बत का पठार है, क्योंकि यह पठार निम्न दो रूपों में कार्य करता है। पहला, एक उच्च स्तर में अपना ऊष्मा स्रोत के रूप में पूर्वी जेट स्ट्रीम, दूसरा एक भौतिक अवरोध के रूप में। ग्रीष्म काल में जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, उस समय तिब्बत का पठार जो क्या है, एक हीट इंजन के रूप में कार्य करता है। तिब्बत के पठार में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है तथा ऊपरी वायुमंडल में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। यह ऊपर उठी हुई वायु क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा उत्तर की ओर पछुआ जेट के रूप में तथा दक्षिण की ओर पूर्वी जेट के रूप में आगे बढ़ती है। इनमें से एक पूर्वी जेट भारतीय भूभाग के ऊपरी वायुमंडल से गुजरते हुए हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीप के नीचे उतरती है। यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण करती है, हाई प्रेशर बेल्ट बनाती है। जब यह जेट भारतीय भूभाग के ऊपरी भाग से गुजरती है तो सतह के नीचे हवा को भी अपने ओर खींच लेती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक बृहत लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। इस लो प्रेशर क्षेत्र को भरने के लिए हिंद महासागर तथा अरब सागर क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पछुआ जेट स्ट्रीम। शीतकाल में उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम पश्चिम तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्ग में हिमालय के अवरोध इसे दो भागों में बांटता है। एक शाखा हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इन्हीं हवाओं के द्वारा भारत में पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवाओं का स्तंभ होता है तथा सतह पर ठंडी हवाओं को धकेलता है, जिसके कारण सतह पर उच्च वायुदाब का निर्माण करता है। इस उच्च वायुदाब से शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। तत्पश्चात बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वर्षा करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एल नीनो सिद्धांत। दोस्तों, एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक छोटा बच्चा है। एल नीनो एक उपसतहीय गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर 3 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। यह जलधारा विश्वव्यापी मौसम को प्रभावित करती है तथा भारतीय मानसून पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। भारतीय मानसून पर इस धारा का प्रभाव का अध्ययन गिलबर्ट वाकर महोदय के द्वारा किया गया, जैसा कि हम लोग वाकर संचरण में पहले ही देख चुके हैं। वाकर महोदय के अनुसार इस गर्म धारा के प्रभाव से सर्वप्रथम दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा के तापमान में वृद्धि होती है। चूँकि यह जलधारा
पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, अतः संपूर्ण मध्य प्रशांत महासागर का जल गर्म हो जाता है और वह एक बृहत निम्न वायुदाब या लो प्रेशर का निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न वायुदाब का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों तक होता है तो यह भारतीय मानसून की दिशा को परिवर्तित कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस निम्न वायुदाब की तुलना में भारतीय महाद्वीप पर बना निम्न दाब अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। अतः अरब सागर के उच्च वायुदाब से हवाओं का प्रवाह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर होने लगती है। इसी कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट है कि एल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करती है, बल्कि मानसून की अनियमितता की व्याख्या करती है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।